बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज हम अपना लेक्चर 5 रिव्यू करने जा रहे हैं, तो क्विकली हम देख लेते हैं कि एजेंडा क्या है हमारे पास आज। सबसे पहले हम देखेंगे कि लैंग्वेज में डिसीजन मेकिंग किस तरह होती है, जिनको लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहा जाता है। उसके बाद हम देख लेंगे कि हमारे पास फ्लो चार्टिंग से क्या मुराद होती है। दो तरह के ऑपरेटर्स हम पहले ही दे चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, जिनमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और रिमाइंडर के। एक ऑपरेटर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर देखा था। हम दो ऑपरेटर्स और देखेंगे, एक रिलेशनल ऑपरेटर हैं और एक हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो ये हम देखेंगे कि किस तरह के ऑपरेटर्स हैं। उसके बाद 4th नंबर पे हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जो हमने कहा कि डिसीजन मेकिंग के लिए काम आती हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हैं वो देख लेंगे कि हमारे पास दो बुनियादी जो हैं वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स या कंस्ट्रक्ट्स हैं, एक इफ़ और एक इफ़ एल्स। तो उनका हम बेसिक स्ट्रक्चर देख लेंगे और उसके बाद फिर उनकी एक एग्जांपल देख लेंगे। 5th में हम एक आपके हैंडआउट में डिस्काउंट जो है उससे रिलेटेड एक सिंपल एग्जांपल डिस्कस की हुई है यूजिंग इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए, तो उसको हम रिव्यू कर लेंगे। 5th लेक्चर के पार्ट 1 की इस वीडियो में हम बेसिकली डिसीजन मेकिंग यानी कंडीशनल स्टेटमेंट्स और फ्लो चार्टिंग ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद आने वाली 2 वीडियोज़ में हम बाकी टॉपिक्स जो हैं उनको टच करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट टॉपिक है हमारा डिसीजन मेकिंग का, यानी कंडीशनल स्टेटमेंट्स या लैंग्वेज में डिसीजन मेकिंग किस तरह से होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा कोई ना कोई डिसीजंस ले रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपको और मुझे बहुत सारे डिसीजंस करने होते हैं, तो हम बहुत सारी कंडीशंस को देखते होते हैं। अगर कुछ ये कंडीशन हुई तो शायद मैं ये कर सकूं। मिसाल ले लीजिए कि आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं और आपका कोई मेट आपके कहता है कि शाम को आज खाना फलां जगह पे खाते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप अपनी जेब देखते हैं, वॉलेट देखते हैं। उससे पहले आप ये सोच रहे होते हैं कि अगर इतने पैसे होंगे तो शायद मैं चला जाऊं, और इसके बाद अगर यानी दूसरी सूरत में नहीं होंगे तो फिर वाइस वर्सा। तो बिल्कुल ऐसे ही लैंग्वेज में भी कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमें चेक करनी होती हैं, और उसके बाद अगर वो यानी वो कंडीशन अगर ट्रू है तो हम एक फंक्शन, एक एक्शन या एक डिसीजन लेते हैं, और इन केस अगर ना हो तो फिर वो नहीं ली जाती। जैसे हमने कहा कि वी कंसिडर ए सिचुएशन और कंडीशन, कि हम किसी एक सिचुएशन को कंसिडर करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो, बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज में भी एक कंडीशन होगी, वो चेक होगी। अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो वो कंडीशन के बाद जो कुछ भी हमने स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, या फिर कंपाइलर उनको एग्जीक्यूट करेगा। अगर वो हमारी कंडीशन गिवन वो फॉल्स हो गई तो लैंग्वेज उस कंडीशन के बाद जो भी हमने स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं उस कंडीशन से एसोसिएटेड वो तो इग्नोर हो जाएंगी। हाँ, बाकी उसके फॉलोड जो कुछ स्टेटमेंट्स और होंगी वो फिर एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ये हम एग्जांपल करेंगे तो शायद आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान मिसाल ले लीजिए, आप लॉगिन करते हैं, फेसबुक पे चले जाइए, आप लॉगिन करते हैं तो एक कंडीशन है कि अगर आपका यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है तो, और दूसरी कंडीशन क्या है, आपका यूज़र नेम अगर एग्जिस्ट करता है और आपका पासवर्ड यही है जो आप दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा? नेक्स्ट एक्शन यानी आपको होम पेज दे दिया जाएगा या यू विल बी एबल टू लॉग इन। तो ये सिंपल सी एप्लीकेशन है। आप एटीएम में जाते हैं तो एक कंडीशन चेक होती है, अगर आपका पिन ठीक है तो आपको प्रॉम्प्ट आएगा कि आप अपनी अमाउंट एंटर कीजिए, और अगर आपकी अमाउंट जो है वो उस अमाउंट से जो आपका बैलेंस है उससे कम है, यानी आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ है बैंक में और आप अमाउंट कम विड्रॉ करा रहे हैं, तो ये कंडीशन दोबारा चेक होगी। सूरत में आपको पैसे मिल जाएंगे, वरना फिर शायद आपको कोई और मैसेज डिस्प्ले हो और आपको फिर बिना पैसों के लौटना पड़े। तो ये आप देखते हैं रोज ऐसा होता है। बहुत सारी आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से इसको रिलेट कर सकते हैं। इफ कंडीशन इज ट्रू, कोई एक्शन होगा, अगर वो फॉल्स होती है तो वो इग्नोर हो जाएगा। सेकेंड जो हमारा टॉपिक है वो इस 5th चैप्टर में वो है फ्लो चार्टिंग। एक प्रोसेस के अंदर जो फ्लो होता है जब वो हम आउटलाइन करते हैं तो इसको हम कह देते हैं कि ये हमारा क्या है? एक फ्लो चार्ट है। जैसे एक लॉगिन करने का फ्लो चार्ट हो सकता है, एक यूज़र की रजिस्ट्रेशन का एक फ्लो चार्ट हो सकता है कि पहले वो फलां बटन पे क्लिक करेगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, एंड देन फिर उसके बाद उसको ईमेल जाएगी, फिर ईमेल वेरीफाई करेगा, उसके बाद फिर लॉगिन पे पेज पे जाएगा, एंड दिस इज। इसी तरह और बहुत सारे, आप किसी बैंक में जाते हैं, अपने नया अकाउंट खुलवाना है, या अपने एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करना है, या कुछ भी और है, तो आप देखते हैं कि एक प्रोसेस है और आपको फिर स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं और वो किसी एक सीक्वेंस के अंदर है, और उनमें से आपको देखना पड़ता है कि कोई अगर पर्टिकुलर स्टेप के ऊपर कोई एक डिसीजन है वो आपने लेना है। अगर तो ए ऑप्शन है तो फिर आप किसी और फ्लो को फॉलो करते हैं, अगर बी है तो फिर किसी और फ्लो को फॉलो करते हैं। तो दिस इज हाउ इट इज। अच्छा, एक फ्लो चार्ट को जब हम आउटलाइन करते हैं या चार्ट आउट करते हैं
सिस्टम के अंदर या मैनुअली पीस ऑफ पेपर के ऊपर, तो हम सर्टेन शेप्स यूज़ करते हैं। ये हम सर्टेन शेप्स देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आपके पास ये ओवल शेप होती है, तो ये स्टार्ट के लिए भी यूज़ होती है, और यही शेप फ्लो जब एंड होता है आपका फ्लो चार्ट, उसके एंड पे भी हम यही शेप लिखते हैं। तो ये स्टार्ट और एंड के लिए हमारा ओवल शेप जो है ये यूज़ हो, ये आपने याद रखना है। सेकंड जो है, ये आपके पास एक रेक्टेंगल आ जाएगी, तो एक रेक्टेंगल जो है वो आपके पूरे फ्लो चार्ट में किसी एक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही होगी। मिसाल के तौर पे यूजर रजिस्ट्रेशन, फॉर्म फिलिंग एक प्रोसेस हो सकता है। इसी तरह तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो एक सीक्वेंस के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। थर्ड आपके पास डायमंड शेप आ जाती है। इस स्क्वायर को डायमंड शेप कहा जाता है। ये डायमंड शेप जो है वो एक कंडीशन चेक करने के लिए यूज होती है, यानी जहां आपको कंडीशन चेक करनी हो अपने फ्लो के दौरान, तो वो फिर क्या करते हैं आप, ये डायमंड शेप जो है ये यूज करते हैं। इस डायमंड शेप या इस कंडीशन में दो ही सूरतें हो सकती हैं, या कंडीशन ट्रू होगी या फिर कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम किसी एक साइड के फ्लो को फॉलो करेंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर किसी एक दूसरे फ्लो को फॉलो करेंगे। मिसाल ले लीजिए, यूजर ने रजिस्ट्रेशन करा रहा है, वो यूजर फॉर्म फिल करता है, और फॉर्म फिल करने के बाद वो नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता है, तो नेक्स्ट के बटन के पीछे एक कंडीशन लगी हुई है। आप ये समझिए वो कंडीशन क्या है कि अगर सारी फील्ड जो मैंडेटरी हैं वो यूजर ने फिल की हुई हैं, ईमेल के अंदर एक प्रॉपर ईमेल जिसे कहते हैं yourname@domain.com, ये आपने लिखा हुआ है, पासवर्ड अगर 8 कैरेक्टर्स का है तो यूजर ने 8 ही दिए हुए हैं, तो ये सारी कंडीशंस हैं। अगर तो ये ट्रू हो जाती है कि सारी यूजर की इंफॉर्मेशन ठीक है, तो ट्रू के केस में आपका सिस्टम क्या करता है, नेक्स्ट पेज पे चला जाता है। लेकिन अगर इनमें से कोई इंफॉर्मेशन एक ठीक नहीं है, यानी इस कंडीशन के केस में फॉल्स रिटर्न होता है, तो फॉल्स के केस में फिर प्रोसेस फ्लो दूसरा हो जाएगा। फिर हो सकता है वो वेबसाइट या वो सिस्टम, वो एप्लीकेशन आपको कहेंगे दोबारा फॉर्म फिल करें, तो वो प्रोसेस दूसरा हो जाएगा। फोर्थ जो है आपके पास सर्कुलर एक शेप होती है, ये कंटिन्यूशन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी एक आपने कंडीशन चेक की और उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है उस कंडीशन के बाद, तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट आपके पास एरो शेप होती है, जो आपके फ्लो या डायरेक्शन जो है उसकी लाइन को रिप्रेजेंट करता है कि बेसिकली आपके कौन से प्रोसेस के बाद अगला कौन सा प्रोसेस आ रहा होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा होगा। तो ये एरो हेड जो है ये रिप्रेजेंट करता जाता है कि आप किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं अपने प्रोसेस फ्लो के अंदर या अपने फ्लो चार्ट के अंदर। तो ये बुनियादी 5 तरह की शेप्स हैं जो आपको याद रखनी है। अच्छा, एक एग्जांपल देख लेते हैं कि आप अगर देखें तो सबसे पहले आपके पास स्टार्ट का बटन जो ओवल शेप का हमने कहा था, उसके बाद एरो का हेड रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम स्टार्ट से कहाँ जा रहे हैं, प्रोसेस 1 के अंदर। अच्छा, ये प्रोसेस कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि जी फॉर्म फिल का हो सकता है, ये टोकन लेने का हो सकता है, ठीक है जी, कोई भी एक प्रोसेस हो सकता है। इस प्रोसेस के बाद एक यहाँ पे डिसीजन आपको नजर आ रहा है, कोई एक कंडीशन होगी वो चेक होगी, और वो कंडीशन अगर तो ट्रू होती है तो यस हम कंटिन्यू करते हैं, तो हम प्रोसेस 2 पे चले जाते हैं। यानी ये फ्लो चार्ट, ये फ्लो बता रहा है कि कंडीशन 1 अगर ट्रू होगी तो हम प्रोसेस 2 में जाएंगे, लेकिन अगर कंडीशन 1 फॉल्स होती है तो हम क्या करेंगे, हम नो वाली कंडीशन में आ जाएंगे, और मुमकिन है हम कहें कि नहीं जी ये तो रिक्वेस्ट वैलिड नहीं है, लिहाजा हमने क्या करना है, इसको यानी क्लोज कर देना है। अच्छा, उसके बाद प्रोसेस 2 है, और प्रोसेस 2 के बाद भी एक ऐसे ही डिसीजन कोई और करना पड़ जाता है, और उस केस में अगर तो वो डिसीजन भी ट्रू है तो देन आप प्रोसेस 3 में चले जाते हैं, और ये समझिए कि प्रोसेस 3 के बाद आपका फ्लो वैसे ही कंप्लीट हो जाता है। इन केस अगर प्रोसेस 2 फॉल्स होता है तो फिर भी आप नो के साथ इसको एंड या क्लोज कर सकते हैं। तो आप देखिए, तो अगर प्रोसेस 1 के बाद फॉल्स होता है, आपकी कंडीशन यानी फुलफिल नहीं होती, ट्रू नहीं होती, तो आप यहीं एंड कर देंगे। अगर डिसीजन 1 के बाद कंडीशन आपकी ट्रू है और प्रोसेस 2 एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद फिर डिसीजन 2 आपकी फॉल्स है, तो आप इस जगह पे एंड कर देते हैं। अगर आपका प्रोसेस 2 जो है उसके बाद जो कंडीशन है, जो आपकी डिसीजन 2 है या कंडीशन 2 है, वो आपकी अगर ट्रू आ जाती है तो फिर आप यस करके प्रोसेस 3 एग्जीक्यूट करते हैं, और उसके बाद फिर आप उसको अपने इस प्रोसेस को जो है वो क्लोज कर देते हैं। तो यूँ हमने जितनी शेप्स आई, ओवल, प्रोसेस, डिसीजन, कंटिन्यूएशन और एंड, ये हमने तकरीबन एक दफ़ा सारी देख ली। ये एक जेनेरिक सा प्रोसेस फ्लो था जो मैंने कोशिश की डिपिक्ट करके आपको थोड़ा सा फेमिलियर करने की इस कॉन्सेप्ट से, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या। तो लेक्चर 5 के पार्ट 1 में आज हमने 2 चीज़ें सिर्फ देखी हैं कि एक डिसीजन मेकिंग जो हम करते हैं अपनी रियल लाइफ में, अगर लैंग्वेज में उसको इम्प्लीमेंट करना हो तो उसके लिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स या कंडीशनल कंस्ट्रक्ट है,
उसको हम यूज़ करके सेम वही काम कर सकते हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं। दूसरा, किसी एक प्रोसेस को उसको डिपिक्ट करने के लिए, उसको आउटलाइन करने के लिए हमारे पास एक टूल है जिसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं, और वो अभी हमने एक फ्लो चार्ट डिस्कस भी किया कि कौन कौन सी शेप जो है वो किस पर्पस के लिए यूज़ हुई हुई है और इससे क्या मुराद है। वो चीज़ें क्लियर होगी होंगी इंशाल्लाह। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बात होती है। अल्लाह हाफिज़।